नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। द न्यूज लॉन्चर की इस बिहार स्पेशल चर्चा में, जिसमें आज बहुत कुछ स्पेशल है, इतना स्पेशल है जिससे देश की राजनीति में भूचाल आ सकता है। उस बिहार स्पेशल चर्चा में आज हम आप बहुत बहुत स्वागत है आपका। बिहार की राजनीति में अब बचा क्या है? बिहार की राजनीति में सब कुछ तो तय हो ही चुका है। इस तरह की वाइब सब निकलनी शुरू हो गई है। बिहार की राजनीति में कमंडल बनाम मंडल की लड़ाई में मंडलवादी ताकतें एक साथ आने को तैयार होती हुई दिखाई दे रही हैं। और मंडलवादी ताकतें जब एक साथ होती हैं तो क्या संघ ने इस बात को पहले ही भांप लिया, इसलिए दो मुही बातें करनी शुरू कर दी कि नहीं नहीं, डेटा के लिए तो गिनती होनी चाहिए कि भाई किस कहां पर किसमें कितनी आर्थिक गरीबी है, सामाजिक पिछड़ापन है, लेकिन राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। संघ बोल नहीं रहा है कि जाति जनगणना कराओ, लेकिन गोलमोल बातें कर रहा है। और क्या दिल्ली से पटना तक, और यूं कहें कि नीतीश कुमार की स्थिति अब ये बनी हुई है कि नीतीश कुमार की एक राजनीतिक हलचल से सरकार और सेंसेक्स दोनों थरथराने लगेंगे। ये स्थिति बनी हुई है कि दिल्ली में मोदी सरकार और मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स, सरकार और सेंसेक्स दोनों में थरथराहट आ जाने की संभावना दिखाई देती है। तो क्या उस थरथराहट का वक्त करीब आ रहा है? सारी बातें आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन मैं नहीं बल्कि देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार ऋषि मिश्रा जी करेंगे। चलते हैं ऋषि जी के पास। ऋषि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम सिर्फ आपसे लंबा चौड़ा सवाल नहीं करेंगे, इतना ही करेंगे कि अब भी कुछ बचा है क्या बिहार में खेला होने के लिए? अब तो सिर्फ कहा यह जा रहा है कि अब जैसे होता है कि सत्यनारायण भगवान का पूजा हो गया, अब प्रसादी और चरणामृत बांटना है। देखिए, तमाम संकेत तो यही मिल रहे हैं हम्म। और हम लोगों का विश्लेषण संकेत के आधार पे है। हम्म। तमाम जो संकेत है, कल जो सूचना आयुक्त, ऐसा कहा जा रहा है कि सूचना आयुक्त की अपॉइंटमेंट थी जिसमें विपक्ष के नेता की भी रजामंदी होनी चाहिए, उनका भी पक्ष जाना जाता है और बिना उनके सहमति के ये अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता है। तो ये टेलीफोनिक बातचीत के आधार पे भी डिसीजन लिया जा सकता था, लेकिन नेता जो मिलते हैं, दो बड़े नेता जब मिलते हैं तो संयोग नहीं होता है, ये कहीं ना कहीं प्रयोग होता है। और जब दो नेता मिलते हैं तो सिर्फ हालचाल नहीं पूछा जाता है, या दो नेता तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जब मिले होंगे तो सिर्फ सूचना आयोग के अपॉइंटमेंट की बात नहीं हुई होगी। हालचाल पूछे गए होंगे, राजनीतिक हालचाल पूछे गए होंगे, एक दूसरे का बॉडी लैंग्वेज देखा गया होगा, एक दूसरे का विचार समझा गया होगा। कई ऐसे संकेत मिलते हैं। और गुफ्तगू देखिए, गुफ्तगू का जो स्टाइल है उसको आप रीड आउट कीजिए। बंद कमरों, अब सूचना आयोग पर डिसीजन लेना है तो बंद कमरे की क्या जरूरत है? बंद विजय कमरों में चौधरी भी है। गुफ्तगू होती है। और आप देखिए, जो इंडिकेशन मिल रहे हैं मैं दर्शकों के सामने रखने जा रहा हूँ। तमाम उन ब्यूरोक्रेट्स को नीतीश कुमार अपॉइंट करते जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के करीब है या राजद कार्यकाल में महत्वपूर्ण पदों पे रहे हैं। और सांकेतिक एक अपना प्रोटेस्ट दर्ज करने के लिए आज भी जब तेजस्वी यादव अपने घर से निकल रहे थे तो उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठाया, ताकि जो आप जैसे अभिषेक जी जैसे विद्वान पत्रकार कोई रीड आउट नहीं करे, ये भी कहे कि देखिए आप तो ये कह रहे हैं दोनों में खिचड़ी पक रही है और तेजस्वी यादव तो लॉ एंड ऑर्डर के लेकर सवाल उठा रहे हैं। तो ये भूमिका बांधी जाती है। और मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज बताता हूँ, 2000 इससे पहले 2022 में भी जब तख्ता पलट हुआ था, मतलब गठबंधन इधर से उधर हुए थे, तो ऐसे ही मुलाकात का दौर शुरू हुआ था। ऐसे ही तेजस्वी यादव जातीय जनगणना को लेकर नीतीश कुमार से मिले थे। फिर ये तेज प्रताप मुलाकात, यादव ने ही न्योता दिया था, अब कल फिर फिर न्योता दिए हैं। हाँ, फिर ये मुलाकातों का दौर और बढ़ जाता है। फिर तेजस्वी यादव जाते हैं, दोबारा जाते हैं। फिर तेजस्वी यादव के 2-3 बार जाने के बाद नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के आवास पे आते हैं। तो इफ्तारी। राजनीति में संकेतों का बड़ा महत्व होता है। और मैं आपको बता दूं,
नीतीश कुमार, खासकर नीतीश कुमार ऐसे डेवलपमेंट से काफी खुश होते हैं। अब क्यों आप पूछेंगे क्यों खुश नीतीश कुमार होते हैं? अपना जी मोल भाव बीजेपी के साथ, यदि ऐसा कुछ नहीं भी है, यदि ऐसा कुछ नहीं भी है तो उधर मोल भाव बढ़ा सके भाई। 122 से अधिक, 122 से संख्या बढ़ाओ, जी ये संख्या 130 तक ले जाओ, ये संख्या 140 तक ले जाओ, लेकिन कुछ न कुछ पक रहा है। अब तमाम राजद के नेताओं का बयान देख लीजिए, चाहे वो पूर्व मंत्री हो, विधायक हो, पार्टी पदाधिकारी हो। ऐसा क्या डेवलपमेंट जरूरत था कि कल ये गुफ्तगू होती है, ये खिचड़ी पकती है, और बीजेपी दो इंपॉर्टेंट एलाई फिक्स जो पिलर है वो उनके यहाँ मीटिंग नहीं हुई है, जेडीयू के यहाँ मीटिंग नहीं हुई है, जो पाला इधर से इधर करते हैं उनके यहाँ मीटिंग हुई है। कल बीजेपी के यहाँ भी तमाम विधायक, विधान पार्षद, जी पार्टी पदाधिकारी, इवन केंद्रीय मंत्रियों की भी बैठक हुई है। इधर राजद में तमाम विधायक, विधान पार्षद, पार्टी पदाधिकारी, सांसद, तमाम पूर्व मंत्री, सभी लोगों को बुलाया गया है। ऋषि जी, एक चीज हम आपको, चूंकि आपने मुलाकात की बात की, तेजस्वी यादव गए थे मिलने, उसके पुराने हवाला भी दिए, पुराने घटनाक्रम। एक छोटी सी मुलाकात हुई। ऋषि जी, एक छोटी बात हम करना चाहते हैं। रोमेश भंडारी की ऑटोबायोग्राफी है, यूपी के राज्यपाल रहे हैं, ब्यूरोक्रेट रहे हैं। रोमेश भंडारी की ऑटोबायोग्राफी मैंने पढ़ी है, मेरे पास। मैंने पढ़ी कुछ दिन पहले, 5-6 महीने पहले या 1 साल पहले। उसमें एक रोचक प्रसंग का जिक्र है, मुलाकात पर आया, उसमें मैं अपने दर्शकों को बता रहा हूँ। रोमेश भंडारी ने, जब लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा पर निकल चुके थे और रथ यात्रा जो है वो बिहार में इंटर करने वाली थी, तो उसी दरमियान रोमेश भंडारी ने फोन किया जनता दल के वरिष्ठ नेता चंद्रशेखर को, रात के 11-11:15 बजे, कि सर आप हमारे यहाँ चाय पीने, कॉफी पीने इस समय आ सकते हैं? हम आपके साथ कॉफी पीने की इच्छा है। तो बोले भाई इस समय कोई आदमी कॉफी पीने के लिए क्यों बुलाएगा, क्या बात है कि कॉफी पीने के लिए बुला रहा है? बसंत विहार में रोमेश भंडारी रहते थे अपने निजी घर में। बसंत विहार में कॉफी पीने जब चंद्रशेखर उनके यहाँ पहुंचे उस रात में, तो वहां राजीव गांधी पहले से मौजूद थे। लोकसभा में विपक्ष के नेता राजीव गांधी मौजूद थे। यह 1990 का वाकया रोमेश भंडारी ने लिखा है। और 10 दिन के बाद कौन सी सरकार शपथ ले रही थी जब वीपी सिंह फ्लोर टेस्ट हार गए, तो वो भी पूरे देश ने देखा। तो मुलाकातें ऐसे ही होती है। लेकिन ऋषि जी, एक चीज हमारे दर्शकों को बताइए, रोचक वाकया था इसलिए मैंने बताया, बिल्कुल, बहुत मुलाकात इंटरेस्टिंग चीज अनायास बताया। नहीं होती जी। अब इसमें एक चीज मैं देखिए, आपसे जानना चाहता हूं, जिन पत्रकार महोदय को सूचना आयुक्त बनाया गया है, वो अक्सर मिला देते हैं नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को, फ्लाइट में भी मिला देते हैं। उसके अलावा राजनीति में भी कहा जाता है कि क्या मतलब वो जानबूझ के नहीं मिलाते हैं, लोग कहता है लोग कि जब उनकी एंट्री होती है सीन में वो मिला देते हैं। फिर अच्छा, कल उनको बनाने के लिए दोनों मिल गए, फिर क्या संयोग है उनके साथ? जैसे लालू यादव कहते हैं खुद, अदालत वाले प्रोग्राम में एक दिन कह रहे थे, पुराना क्लिप देख रहे थे, कि उनके ग्रह नक्षत्र में ही लिखा हुआ है कि विवादों से उनका नाता है। तो मेल मिलाप कराने से क्या नए वाले सूचना आयुक्त महोदय जो पूर्व पत्रकार है, उनका कुछ इसी तरह का ग्रह नक्षत्र है क्या? अब वो भी कहीं आप इस प्रकार से नाम ले रहे हैं, संकेत दे रहे हैं, अब बेचारे को भी कुछ दिनों के बाद ईडी और सीबीआई इनकम टैक्स के रडार पर न आ जाए। अब उनका नाम न मत ले लीजिएगा, वैसे बीजेपी को मालूम होगा। अरे अपॉइंटमेंट हो गया है, अब क्या नाम लेना नहीं अपॉइंटमेंट हो लेना, गया है। काम हाँ, यही चीज कह नोटिफाई रहा हूँ हो मैं चुका है। मैं लाइटर मूड में कह रहा हूँ। देखिए, एक चर्चित फिल्म का गाना है, मुलाकात हुई, क्या बात हुई, क्या क्या बात राहों में हुई। उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते नहीं थे नहीं, वही बात हो गई, वही कह रहे हैं। एक पुराना फिल्म का भी गाना है, मुलाकात हुई, क्या बात हुई। हम्म तो क्या बात हुई थी तो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ही बता सकते हैं। लेकिन ये मुलाकात यूं ही नहीं हुआ है, इसके बड़े पॉलिटिकल संकेत हैं। और आने वाले दिनों में ये जो मुलाकात हुई है, यदि सही मायने में पॉलिटिकल संकेत हैं, तो इसका असर सिर्फ बिहार की राजनीति में नहीं, राष्ट्रीय राजनीति में भी पड़ेगा। और मैं एक दावे के साथ कह रहा हूं,
बीजेपी भी एग्रेसिव मूड में है। जी, बीजेपी बचेंगे तो को ये बटेंगे तो डर है, कटेंगे। हाँ, बीजेपी को ये डर है, जो संख्या बल इस बार हिंदुस्तान की जनता ने जो मैंडेट दिया है, जो संख्या बल दिया है, उससे बीजेपी भी डरी हुई है। और बीजेपी का जो एग्रेसिव अप्रोच है, इसका ताजा एग्जाम्पल है चिराग पासवान। चिराग पासवान को दिल्ली बुलाकर स्पष्ट कर दिया गया है, गठबंधन का लाइन यदि आप क्रॉस किए तो जो पिछले बार हमने क्रॉस किया था उससे बड़ा लाइन हम क्रॉस कर जाएंगे। ना आप सांसद रहेंगे, ना आपकी पार्टी रहेगी, ना आप मंत्री रहेंगे। और आपने देखा भी है इसका रिफ्लेक्शन। जिस व्यक्ति ने इनके विरुद्ध केस दायर किया है, उसका किस पार्टी से नाता रहा है? ऐसा क्या मजबूरी हो गई भाजपा की, ये 5 दिनों के बाद ये कहते हैं प्रेस नोट जारी करके कि हमारे पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। ऐसी क्या मजबूरी है कि जो भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उस व्यक्ति से दिल्ली में मिलना चाहते हैं? हमारे पास तो अंदर खाने की खबर होती है ना। एक तरफ दिलीप जायसवाल जी कहते हैं कि उस व्यक्ति से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना पार्टी का लेना देना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई लेना देना नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ दिलीप जायसवाल, ऐसा चर्चा है पटना में कि दिलीप जायसवाल से जब उस व्यक्ति की बात होती है तो दिलीप जायसवाल कहते हैं कि पटना में नहीं, दिल्ली में मुलाकात होनी चाहिए। तो ये जो खेल किया जा रहा है, और अमित शाह ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार के स्टेबिलिटी पे यदि कोई खतरा आएगा तो रोड में जो लाइन खींच दिया गया है उसको क्रॉस करने में हम थोड़ा भी देरी नहीं लगाएंगे। आपके जितने सांसद हैं उनके तमाम कुंडली हमारे पास है, तमाम इंफॉर्मेशन हमारे पास है। कौन गुंडा बैंक वाला है, गुंडा बैंक कौन एक पशुधन है, सबका डाटा है अमित शाह के पास। डेटा बैंक यदि डाटा बैंक है, यदि जेडीयू आरजेडी के बीच कुछ हो रही होगी तो आप समझ जाइए बीजेपी की जो कल बैठक हुई है यूं ही नहीं हुई है। जी, चलिए बैठक तो हुई है, ये बात सही है, आप कह रहे हैं। आज अभी आप देखिए मुखातिब है। मैं एक बात कह दूं, पर्दे के पीछे की कहानी बता दिया, आप पर्दे के आगे की सामने जो हो रही है, जो आम लोगों को दिख रहा है, वो भी कहिएगा तो भी बता दूंगा। नहीं, सामने जो हो रहा है बता ही दीजिए तो हम अगला सवाल लेंगे। अब आप बता दें, आप राजद ने जो बैठक बुलाया है उसका जो सामने जो मंतव्य वो बता रहे हैं, उनके प्रवक्ता बता रहे हैं कि भाई चुनाव आने वाला है, आप लोग तैयार हो जाइए। तेजस्वी यादव जी यात्रा पे निकलेंगे, यात्रा पे क्या रोड मैप होगा, यात्रा कितने दिनों तक चलेगा, किस जिला में कितने दिन समय देंगे, क्या नैरेटिव होगा, क्या विषय होगा, क्या मुद्दे होंगे, क्या नारे होंगे। लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और खेल है। तमाम लोगों को कह दिया गया है तैयारी शुरू कर दीजिए। इतनी सारी बातें आप कह रहे हैं, खेला कभी भी हो सकता है। ऋषि जी, जब इतनी सारी बातें आप कह रहे हैं तो एक सीधे सवाल का जवाब दे दीजिए, क्योंकि आपके पास अंदरूनी जानकारी बहुत रहती है, आप छिपा लेते हैं कई बार। सीधा हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि तेजस्वी यादव यात्रा पर निकलेंगे तो बतौर उप मुख्यमंत्री निकलेंगे या बतौर विपक्ष के नेता निकलेंगे? नहीं, मैं देखिए तमाम हमारे दर्शक भी हमारे लिए, खासकर ऋषि मिश्रा के लिए कहते हैं कि ऋषि मिश्रा को ही क्यों बुलाते हैं आप। तो ये चिराग पासवान वाला जो स्टोरी बताया है मैंने, शायद किसी के पास हो ये स्टोरी। चिराग पासवान को जिस प्रकार से दबाया जा रहा है, एक डेडलाइन दे दिया गया है, इसके पीछे का क्या खेल है? हालांकि दर्शकों का अपना एक आजादी है, वो क्या किसके बारे में सोचते हैं वो उनका ये है। देखिए कई बार हमारी खबर से दर्शक नाराज भी होते हैं। जैसे आपको याद होगा, हम और आप दोनों लोग कर रहे थे कि बिहार में लोकसभा चुनाव के पहले कि जनता दल यूनाइटेड सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे लोकसभा में आ रही है। बहुत हमारे दर्शक, निश्चित तौर पर हमारे प्यारे दर्शक हैं, बहुत नाराज हुए कि क्या कह रहे हैं, कैसे हो सकता है। जब रिजल्ट आया तो लोगों को लगा कि नहीं, ये लोग सही कह रहे थे, सबसे ज्यादा सीटें ठीक है बीजेपी बराबरी में पहुंच गई, लेकिन वो 17 में 12 पहुंची, वो 16 में ही 12 जीत गई, कम लड़के 12 बराबर में जीती, तो उसको सिंगल लार्जेस्ट ही मानेंगे। तो सवाल ये कि कई बार दर्शकों को अधिकार है नाराज होने का, और ठीक है, लेकिन हमारा काम है कि जो खबरें हम तक मिलेंगी हम तक पहुंचाएंगे। देखिए दो प्रकार के खबरें चल रही है। एक तो ये चल रही है जो कल हुआ, इससे जो बिल्कुल दिल्ली से लेके पटना तक गतिविधियां तेज हो गई हैं, लोगों के धड़कने तेज हो गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ खबर ये भी है कि केसी त्यागी को जिस प्रकार से हटाया गया, उससे भी एक खबर डिकोड हो रहा है कि
नीतीश कुमार बीजेपी को नाखुश नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी का जो अंदरूनी एग्रेसिव अप्रोच है उससे जेडीयू भी परेशान है। जेडीयू को लग रहा है कि यदि हम कुछ खेला करेंगे तो हमारे पार्टी को तोड़ा जा सकता है, क्योंकि अमित शाह देखिए, इन दिनों अमित शाह की बिहार की राजनीति में एंट्री हुई है, लगातार वो बैठक कर रहे हैं। उनको भी इस बात का भनक है कि नीतीश कुमार जो जो जो, जो दूसरे बड़े घटक हैं बिहार में, बड़े एक राजनीतिक जिनका आधार है राजद, उनसे उनकी इनडायरेक्ट रूप से बातचीत चल रही है। तो ये जेडीयू को भी भनक है, बीजेपी को भी भनक है कि जेडीयू ऐसा कर सकती है। तो एक जेडीयू को भी इस चीज का ये खबर है कि अमित शाह इस बार इनको आसानी से छोड़ने वाले नहीं है। आप देखिए ना, आप देखिए ना, ललन सिंह जो है केंद्रीय मंत्री बने हैं, केंद्रीय मंत्री बनने के बाद कितने बार मुख्यमंत्री आवास गए हैं? या ललन सिंह के सोशल मीडिया पेज को आप खंगालिए, कोई भी केंद्रीय मंत्री अपने पार्टी के सर्वोच्च नेता के साथ यदि पटना में मुलाकात करते हैं तो इस पोजीशनिंग को जरूर अपने फेसबुक या सोशल मीडिया पे डालते हैं। शिवराज सिंह चौहान पटना आए, शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के नेता पटना आए, नीतीश कुमार से मुलाकात नहीं किए। थोड़ा अचंभा लगा सबको देख करके कि ये क्या हो रहा है, ये भी अजीब चीज लगी। लेकिन ऋषि जी आपने सही बात बताई नहीं जो मैं पूछ रहा हूँ कि तेजस्वी यादव जो यात्रा पर निकल रहे हैं, क्या वो यात्रा पर बतौर नेता प्रतिपक्ष निकल रहे हैं या बतौर उप मुख्यमंत्री निकल रहे हैं? सीधा बताइए। देखिए अभी जो हालात हैं उसमें कंक्लूजन पर नहीं पहुंचा जा सकता है। यदि मैं ये कह दूं, दावे के साथ कह दूं, दमखम के साथ कह दूं कि तेजस्वी यादव एज डीपीसीएम यात्रा पर निकलेंगे, तो वो भी सही नहीं होगा। लेकिन ये भी सही नहीं होगा, हाँ, लेकिन ये भी सही नहीं होगा कि मैं ये कह दूं कि तेजस्वी यादव एज ए प्रतिपक्ष के नेता ही वो यात्रा पर निकले। राजनीति में कब क्या हो जाए, राजनीति में संयोग नहीं, राजनीति में चालें चली जाती है। राजनीति में संयोग बहुत कम होते हैं कि संयोग से ऐसा हो गया। राजनीति में स और मात का खेल चलता है जी। और मैं आपको ये एक बात बिल्कुल ये बता दूं कि मैंने इनिशियल टेक में कहा कि 2022 में जो डेवलपमेंट हुए, क्या कोई नेता या कोई पत्रकार इसको एनालिसिस कर सकता था या प्रिडिक्ट कर सकता था? जिस प्रकार से तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से जातीय जनगणना को लेकर मिलने जाते हैं, और इस बार भी तेजस्वी यादव जब मीडिया से बात कर रहे होते हैं तो कहते हैं कि भाई जो रिजर्वेशन की सीमा है हम लोगों ने बढ़ाई थी, उसको लेकर हमने नीतीश कुमार से मुलाकात की है, उनको कहा है कि नौवीं अनुसूची में इसको डलवाइए, आपके बलबूते केंद्र की सरकार है जी। तो सहयोग नहीं है, ये प्रयोग है जी। नहीं, ये सहयोग और प्रयोग की बात जो आप कह रहे हैं, दरअसल धड़कने तो दिल्ली से लेकर मुंबई तक सरकार से सेंसेक्स तक थरथरा जाएंगे कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अगर जाने का फैसला लेते हैं, कोई एक जाएगा तो सरकार अस्थिर होगी। यहाँ तो स्थिति ये है कि पल्स दिल्ली का ज्यादा हिला हुआ है। पिछली बार की तरह स्थिति नहीं है कि मोदी जी 303 पर है, नीतीश जी इधर रहे, इस पाले में रहे, उस पाले में रहे। पिछली बार की तरह स्थिति नहीं है कि भाजपा कहेगी कि हम बराबर पर 121 सीट हम लेंगे। अब वो स्थिति नहीं है। अब तो जो दे नीतीश कुमार उस पर लड़ना होगा। अच्छा आप ये देखिए ना, आप ये देखिए अभिषेक जी, जो ये जेडीयू में जो तमाम एक्सरसाइज हो रहा है, क्यों हो रहा है? तमाम उन लोगों को साइडलाइन किया जा रहा है जो बीजेपी के करीब होते जा रहे हैं, ललन सिंह से लेकर अशोक चौधरी। आप देखिए ललन सिंह के तमाम समर्थकों को नई टीम में जगह नहीं दी गई है, अशोक चौधरी के तमाम समर्थकों को नई टीम में जगह नहीं दी गई है। और जैसे ही अशोक चौधरी ने भूमिहारों को लेकर कहा, जेडीयू के जो प्रवक्ता है, मुख्य प्रवक्ता नीरज सिंह ने किस प्रकार से उन पर हमला बोला। और नीरज सिंह जो बयान देते हैं, यूं बयान नहीं देते हैं। एक तरह से नीरज सिंह बोल रहे हैं, नहीं समझिए नीतीश कुमार बोल रहे हैं जी। तो ये तमाम एक्सरसाइज यूं ही नहीं चल रहा है। अच्छा, और नीतीश कुमार के लिए कहा जाता है कि जब वो गठबंधन बदलते हैं या बदलवाते हैं, उसी समय एक फिर नया ऑप्शन फ्यूचर के लिए तैयार करके रखते हैं जी। अच्छा जी, ठीक है, सारी बात आप कह रहे हैं, लेकिन ये बताइए, नीतीश कुमार राजगीर घूम के आ ही गए, तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से मिल के आ ही गए, मिलने के बाद आज विधायक दल की बैठक, विधायकों के साथ बैठक कर ही रहे हैं।
तो सीधा सीधा हमारे दर्शकों को आप बताइए ना कि अब अगला कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो सकता है। अब देखिए, इन दोनों के यहाँ विधायकों का, सांसदों का, विधान परिषदों का, मंत्रियों का बैठक हो रहा है, लेकिन जेडीयू के यहाँ कोई बैठक नहीं हो रहा है। जेडीयू के यहाँ कोई हलचल नहीं है। भाई तो वो तो पाला हिलते नहीं है, वो तो अपनी पाला जगह पे बदलना है स्मार्ट तो है। इन दोनों को बदलना है। हम्म, पाला बदलवाना है तो इन दोनों का बदलवाना है, नीतीश कुमार को। जी देखिएगा, मेरा ये मानना है, देखिए जिस प्रकार से नीतीश कुमार भी दबाव में है, हम्म, और बीजेपी का आप इतिहास देखिए, इतिहास क्या देखिए, एक साल पहले बिहार में, शायद मैं सही हूँ, जेपी नड्डा ने क्या कहा था, क्षेत्रीय पार्टियों का क्या हैसियत है, क्षेत्रीय पार्टियों को क्षेत्रीय खत्म हो पार्टियों का जाएगी। खत्म कर देना चाहिए या खत्म हो जाना चाहिए। जी तो ये नीतीश कुमार जानते हैं ना बीजेपी का क्या सोच है। बीजेपी का हमेशा से विस्तारवादी सोच रहा है। हम्म, आप देख लीजिए, वाजपेयी जी के टाइम से अब तक जितने भी घटक रहे हैं, उसमें से कितने घटक दल जो हैं इनके साथ बने हुए हैं। एक महत्वपूर्ण खबर आ रही है। खबर यह है ऋषि जी, बेहद अंदरूनी सूत्रों के हवाले से भी आई है मेरे पास, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से आई है, लेकिन विश्वस्त सूत्र है। वो कह रहे खबर तो हैं, व्हाट्सएप से ही आता है। नहीं, कह रहे हैं आपको कि बीजेपी के प्रो बीजेपी माइंडसेट के जो ब्यूरोक्रेट हैं बिहार में, नीतीश कुमार उनको एक एक कर किनारे लगा रहे हैं। हालांकि ये अपने देखिए, आप में हालांकि डीजीपी का जो अपॉइंटमेंट हुआ है, ऐसा कहा जा रहा है कि आलोक राज जी जो डीजीपी बनाए गए हैं वो बीजेपी कोटा से, और जो चीफ सेक्रेटरी अमित लाल मीणा को जो अपॉइंट किया गया है वो जेडी कोटा से। एक अंडरस्टैंडिंग बीजेपी जेडीयू के बीच में बन गई। आरजेडी कोटा कहाँ गया? आरजेडी आधी कोटा बात से आप अभी छिपा जो ले रहे हैं। आरजेडी कोटा से जो अभी कल ट्रांसफर हुआ है वो आरजेडी कोटा वाले हैं। अमृतलाल मीणा के बारे में आपको बता दें, तेजस्वी यादव जब 2015 से 17 के बीच में बिहार के पथ निर्माण मंत्री थे, तो पथ निर्माण विभाग के अवर सचिव थे। पर्यटन विभाग के जो सचिव थे तेजस्वी यादव, अभी कई 3-4 विभाग रखे थे दूसरी बार जब नीतीश कुमार के साथ आए थे, अभी उसमें पर्यटन विभाग के जो सचिव थे, उनका तेजस्वी के बेहद करीबी अधिकारी और विश्वस्त अधिकारी माने जाते हैं। दोनों में अच्छे इक्वेशन है। आमतौर पर पॉलिटिशियन ब्यूरोक्रेट में कहीं अच्छे इक्वेशन होते हैं, कहीं तनातनी होती है, तो उनके अच्छे इक्वेशन है, उनको नगर विकास विभाग में भेजा गया है। और एक तो इतने करीबी बताए जाते हैं तेजस्वी यादव के कि बिहार का सबसे ज्यादा डिमांड में रहने वाला हर विभाग का, हर आईएएस चाहता है जल संसाधन में एक बार घुस जाए, एक बार घुस जाए तो फिर क्या जिंदगी माल सुधर बहुत है जाए। क्या? जल संसाधन में आप क्या कहना चाहते हैं? माल बहुत है, लूट बहुत हो रहा है। नीतीश जी के राज में लूट बहुत हो रहा है, आप यही कहना चाह रहे हैं? जल संसाधन में माल बहुत है तो माल कोई लुटेरा है ना। नहीं नहीं, आप एक चीज बताइए, जल संसाधन विभाग आप भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, देखिए इतना अनजान मत बनिए, सब कुछ मुंह से मत कहलवाइए। लेकिन इस तरह से जो अपॉइंटमेंट हो रहे हैं बिहार में, राजद के विधायक दल की बैठक में लालू यादव की का जो संदेश है, वो संदेश आ रहा है कि इस देश में सेकुलरिज्म के लिए, इस देश में मंडल पार्ट 2 के लिए, इस देश में जाति जनगणना के लिए कोई भी राजनीतिक कुर्बानी दी जा सकती है। ये अपने आप में बहुत बड़ा संकेत है कि क्या 5 साल के लिए बिहार के मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी की कुर्बानी भी दी जाएगी। क्या देखिए, ऑफ द रिकॉर्ड एनालिसिस से दूर यदि आप मुझसे पूछे, कोई कुर्बानी नहीं दी जाती है। अपनी दुकानदारी बचाने के लिए ये सब तमाम संकेत हैं। एक यदि आप एज ए पत्रकार नहीं पूछिए, एज ए इंसान पूछिए, तो ये तमाम जो एक्सरसाइज होते हैं, चाहे इधर से हो या उधर से हो, ये अपनी दुकानदारी बचाने के लिए होता है। लोग कहते हैं हिंदू खतरे में, हिंदू कभी खतरे में नहीं। दूसरी तरफ से कोई कहता है मुसलमान खतरे में, कभी मुसलमान खतरे में नहीं। ये हिंदू मुसलमान करने वाले की दुकानदारी खतरे में है। ये भूमिहार यादव करने वाले की दुकानदारी खतरे में है। कोई सामाजिक न्याय की बात नहीं करता है। आप बता दीजिए ना, कोई एक नेता का नाम बता दीजिए जो जिस नारे के साथ जनता के बीच गए हो, उस नारे को एग्जीक्यूट किए हो, अंतिम अरे पायदान भाई पे क्यों बैठे लोगों एग्जीक्यूट को करेगा? फायदा आप ये बताइए, फायदा आप मिला ये हो। बताइए, जन नेता अगर जो वादे करके जाता है पूरा करता है तो जब पब्लिक उसको साथ देखिए, देती है।
अभिषेक जी, हमारे आप जैसे मंडल कमीशन लागू करेंगे, लागू कर दिए, कह रहे थे तब लोग वोट दे रहे थे, लागू कर दिए तो लोग उनको कहाँ बुलवा दिए। तो नेता मंडल कह के कमीशन जाता है, कहने वाली बात अगर नेता पूरा करने लगता है तो जनता नाराज हो जाती है। जनता भी तो वही है। मैं परसों के सोशल मीडिया में एक देख रहा था, एक हमारे शर्मवीर भाई की बेटी बीमार थी और बाढ़ का मौसम है, वो केला के थंब पे बेटी को बैठा के नदी पार करा रहे। यही हमारा विकास है, यही मेरा डेवलपमेंट है, यही अंतिम पायदान पे बैठे लोगों का विकास मॉडल है। और मैं तो अपने आप को तुच्छ छोटा सा पत्रकार मानता हूँ। मैं देश के बड़े पत्रकारों से कहता हूँ, मेरे साथ लाइव बैठे और बिहार के किसी भी डीएमएसपी को फोन लगा, यदि वो उनका फोन उठा लें, या किसी भी मंत्री को, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, 4-5 नाम ले लेता हूँ। चिराग पासवान, पासवानों का मसीहा; तेजस्वी यादव, यादवों का मसीहा; नीतीश कुमार, कुर्मी कुशवाहा का मसीहा; जीताराम मांझी, मुसहर का मसीहा, मुसहर भाइयों का मसीहा। चारों नेता को मैं चैलेंज करता हूं, ऑन एयर कोई भी पत्रकार फोन कर ले, यदि ये फोन उठा लेंगे तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। ये कहने की बात होती है अभिषेक जी, कि आप जो कह रहे हैं कि ये लालू जी कह रहे हैं सांप्रदायिकता खतरे में है, ये सेकुलरिज्म खतरे में है, वो कह रहा है हिंदू खतरे में है, ये सब बकवास की बातें हैं। इनकी दुकानदारी खतरे में, ये स्पष्ट सुनिए हमसे। हाँ, आप पूछिए पॉलिटिकल सवाल, आप पॉलिटिकल सवाल पूछिए जी। आप कह रहे हैं कि ठीक है दुकानदारी खतरे में है, बिल्कुल सही बात है। हर राजनेता पे दुकानदारी कोई मंडल के नाम पर, कोई कमंडल के नाम पर चला रहा है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन ये बताइए, तू पसंद है किसी और को, तुझे चाहता कोई और है। ये बिहार में नीतीश कुमार की स्थिति क्यों ऐसी बनी हुई है कि दोनों अपने साथ रखना चाहते हैं, दोनों को अपने पर भरोसा क्यों नहीं है, इंडिया वालों को भी, एनडीए वालों को भी। एक गाना मेरे से भी सुन लीजिए। बीजेपी भी कहती है, बीजेपी भी इन दिनों कह रही है जेडीयू एलजेपी से, तुम मुझे नहीं चाहो कोई बात नहीं, यदि किसी गैर को चाहोगे तो फिर तोड़फोड़ होगा, ऑपरेशन लोटस होगा। जी, चिराग पासवान इसके भुक्तभोगी हैं बेचारे। किस प्रकार से उनके पिताजी के फोटो को, स्वर्गीय रामविलास जी के फोटो को बाल जनपद के बाहर फेंक दिया गया था। बेचारे डरे सहमे हुए हैं। एक चीज बताइए, पहले जब पलटा पलटी पिछली विधानसभा में जो होता था विपक्ष परिवर्तन, उसमें विधानसभा अध्यक्ष परिवर्तन नहीं होता था। इस बार हम देख रहे हैं 2020 के में जो विधानसभा बनी है, इसमें जो विपक्ष परिवर्तन हो रहा है, जैसे ही विपक्ष परिवर्तन होता है विधानसभा अध्यक्ष परिवर्तन हो जाता है। एक व्यक्ति एक ही विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष, विपक्ष के नेता, डिप्टी सीएम सब रह लिए। मतलब आपको जान के हैरत होगी कि एक ही विधानसभा के अंदर अभी वो भाई डिप्टी सीएम है, सदन के नेता है विधानसभा में, क्योंकि मुख्यमंत्री विधान परिषद में है, तो सदन के नेता भी है। तो सदन के नेता, विपक्ष के नेता और विधानसभा अध्यक्ष तीनों रह लिए। क्या इस बार बिहार में विपक्ष परिवर्तन होगा तो क्या फिर विधानसभा अध्यक्ष परिवर्तन भी होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। 3 स्पीकर हम लोगों ने विधानसभा है, एक देखिए पिछले बार भी कई ऐसे विद्वान पत्रकार ख्याली पुलाव बना रहे थे कि राजद कोटा से विधानसभा अध्यक्ष है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भैया उनके पास संख्या बल है। ये खेला कब होता है? जब संख्या बल का जो लेयर होता है वो थिन होता है, यहाँ लेयर थिक है, तो ये खेला ये सब नहीं होगा। अंत में इस्तीफा देना पड़ा था ना सिवान वाले क्या नाम है उनका, चौधरी जी का। 3 बार विपक्ष, सुनिए, 3 बार विपक्ष परिवर्तन इस विधानसभा में हुआ ना, 3 विधानसभा अध्यक्ष देख चुके आप। तो क्या इस बार जो विपक्ष परिवर्तन, एक ही विधानसभा में 4-4 लोग स्पीकर बनेंगे? अरे की बिहार है, कुछ भी हो सकता है। गयाराम आयाराम का नाम सुना होगा ना? हरियाणा में गयाराम का नाम सुना था जी। इसी विधानसभा तो दर्शकों को बता दीजिए आप। ऋषि जी, 5 जो है डिप्टी सीएम आप इस विधानसभा में देख चुके हैं बिहार में, इसी विधानसभा में 4.25 साल के अंदर। रेणु देवी, तारकिशोर प्रसाद, तेजस्वी यादव, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, 3 विधानसभा अध्यक्ष आप देख चुके। विजय सिन्हा, अवध बिहारी चौधरी और नंदकिशोर यादव। बस सत्ता के शीर्ष पर नीतीश कुमार है, वहां परिवर्तन की गुंजाइश नहीं होती है।
बाकी तो नीचे परिवर्तन का पूरा खुला खेल होता है कि बिहार में नीतीश परिवर्तन कुमार वहां जी, होना है। देखिए नीतीश कुमार जी कहते हैं तुम लोग कुछ भी कर लो, कुत्ता गाड़ेंगे हम ही, तुमको इधर आना है उधर जाना है, ये डिसाइड कर लो तुम दोनों। और देखिए तुम जो इधर से उधर होना है, उन लोगों के यहाँ बैठक भी चल रहा है, और जो कह रहे हैं खुट्टा वहीं गाड़ेंगे, उनके यहाँ कोई बैठक नहीं चल रहा है जी। इस बात को समझिए। जी। तो ये एक अंतिम सवाल पर ऋषि जी हम आ रहे हैं। पितृपक्ष खत्म हो रहा है 2 अक्टूबर को, 3 अक्टूबर से नवरात्रा शुरू है। बिहार में आप जानते हैं कि कोई भी शुभ काम भादो और पितृपक्ष में नहीं होता है, सही है ना। 2 अक्टूबर को महालया है, जिस दिन शुभ शुभ दिन माना जाता है 2 अक्टूबर को। इस बार 2 अक्टूबर को महालया है और अगले दिन से नवरात्रा शुरू है। तो क्या गांधी जयंती या गांधी जयंती के दिन पितृपक्ष खत्म हो रहा है, उसके अगले दिन से क्या बिहार की राजनीति में हलचल ज्यादा बढ़ने वाली है? अभी केवल भूमिका लिखी, प्रस्तावना लिखी जा रही है, किताब रिलीज हो जाएगी उस दिन। अशोक चौधरी की किताब की तरह बिहार के गांधी नीतीश कुमार जो किताब उन्होंने लिखी, तो क्या जो किताब अभी लिखी जा रही है पॉलिटिकल किताब, जो अंदर खाने लिखी जा रही है, क्या वो किताब उस दिन 2 अक्टूबर के बाद यानी 3, 4, 5, 6 किसी भी दिन विमोचन हो जाएगा? देखिए बिहार की राजनीति बिहार की राजनीति में हलचल ऐसी बढ़ी हुई है, जेडीयू में हलचल मची हुई है। कल जब तेजस्वी यादव जी नीतीश कुमार की मुलाकात हुई तो गठबंधन में हलचल मची हुई है, चाहे इधर का गठबंधन हो या उधर का गठबंधन। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि नीतीश कुमार के एजेंडा पे, कल भी मैंने कहा, उस चीज को शायद आपने गंभीरता से नहीं लिया, नीतीश कुमार ने डेडलाइन दे दिया है बीजेपी को, इससे कम संख्या पे हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, मेरा ये एजेंडा है। नीतीश कुमार ने ये भी कह दिया है कि जिस प्रकार से योगी बयान दे रहे हैं, बटोगे तो कटोगे, उससे भी नीतीश कुमार खुश नहीं है। जिस प्रकार से हेमंत बिश्व शर्मा, अरे नारायण राणे का बेटा क्या बोल रहा है? हाँ, नारायण राणे का क्या बेटा ने नारायण राणे ने साथ बयान दिया है, उनके बेटा ने नहीं। नारायण राणे ने शिवाजी को लेकर, नीलेश राणे ने दिया है माइनॉरिटी को लेकर, और नहीं, माइनॉरिटी को लेकर आज शिवाजी महाराज को लेकर उन्होंने बयान दिया है। नारायण राणे खुद ने दिया है कि सूरत को उन्होंने लूटा था, और नारायण राणे ने तो मुख्यमंत्री को घेर लिया। ये जो शिंदे हैं उनके लिए कहा है कि शिंदे जब वहां उधर थे तो पैसे बोरा में लेके और पीछे से मोती सीढ़ी के पीछे से वो जाते थे उद्धव ठाकरे को देने। तो उन्होंने वर्तमान मुख्यमंत्री गठबंधन तमाम लोगों को खतरा में डाल दिया है। वो अलग बात है, महाराष्ट्र की बात है, अलग बात है। तो मैं ये कह रहा हूं कि नीतीश कुमार, कई ऐसे डेवलपमेंट हो रहे हैं जिस प्रकार से बीजेपी, जो उनका जो पॉलिटिक्स का स्टाइल रहा है हिंदुत्व को लेकर, और जिस प्रकार से उनके नेता एग्रेसिव अप्रोच अपना रहे हैं, चाहे हेमंत बिश्व शर्मा हो, योगी आदित्यनाथ हो, चाहे गिरिराज सिंह हो, तो नीतीश कुमार कहीं ना कहीं नाखुश है। और नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है, ठीक है वो गठबंधन में इधर उधर होते रहते हैं या करवाते रहते हैं, लेकिन उनका जो एक सेकुलरिज्म को लेकर अपना एक स्टैंड है, उस स्टैंड से वो इधर उधर कभी नहीं हुए जी। तो तमाम ऐसे डेवलपमेंट हुए हैं, उससे नीतीश कुमार नाखुश है, और सबसे बड़ा एजेंडा संख्या बल को लेकर है। और कल भी मैंने कहा था 122 से कम पे नीतीश कुमार नहीं लड़ने जा रहे हैं। अब बीजेपी को तय करना है कि 121 बाकी बचे हुए 121 में किसको कहां कैसे एडजस्ट करते हैं जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं ऋषि जी। कल मुझे ये देखकर बड़ा आश्चर्य भी हुआ। दर्शकों को बता दो, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात में विजय चौधरी मौजूद थे। वो विजय चौधरी जब 2015 में महागठबंधन से लड़ते हैं, राजद जदयू गठबंधन में लड़ते हैं, बहुत बड़ी मार्जिन से विधायक का चुनाव जीतते हैं। और वो विजय चौधरी जब भाजपा के साथ गठबंधन में लड़ते हैं तो किसी तरह से ऐसा लगा, अंतिम दौर तक आपको याद होगा उनकी राजनीतिक सांस फंसी हुई थी। सराय रंजन विधानसभा सीट पर वो बुरी तरह फंसे हुए थे, 1,500-2 हजार वोट से जीते। तो विजय चौधरी की मौजूदगी, विजय चौधरी की अपनी विधानसभा सीट और अपना पॉलिटिकल कंपल्सन, अपने इक्वेशन। अरे एक चीज मैं रोकूंगा आपको, आप देखिए महसा हजारी, ऐसा चर्चा था ना कि लोकसभा चुनाव के बाद महसा हजारी पे कार्रवाई होगा, और महसा हजारी के पास कौन सा विभाग है? मुख्यमंत्री के चेहरे को चमकाने वाला विभाग है। महसा हजारी पर कार्रवाई हुआ है क्या? भाई बहुत कुछ है कहने को। महेश्वर हजारी के बेटे कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े, महेश्वर हजारी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। सभी जानते हैं कि कैसे क्या हुआ था टिकट का। और एक बात ये भी बता दूं, आज को आपको एक ब्रेकिंग खबर भी दे दूं, महेश्वर हजारी के बेटा बोचहा से
चुनाव भी लड़ सकते हैं इस बार। जेडीयू के सिंबल जी, पे? आप जी। किसके सिंबल पे नहीं कहूंगा मैं, नहीं, कंफर्म जेडीयू होने के दीजिए, सिंबल लेकिन पे वो ही आप जो जानकारी है कि जेडीयू के सिंबल पे। हाँ, तैयारी है हाँ। उनकी भी। जी जी। चलिए, तैयारी तो बिहार में बहुत कुछ है, लेकिन अब यही कहा जा सकता है कि औपचारिकता निभानी शेष है। औपचारिकता निभानी शेष होना किसको कहते हैं? जब मैच खत्म होने को है, 30-40 बॉल बचे हुए हैं और 3-4 रन बनाने हैं और 5-6 विकेट भी बचे हुए हैं, तो बॉलिंग टीम भी मोराल डाउन होता है, फील्डिंग साइड का भी मोराल डाउन होता है, बॉलिंग फील्डिंग का। और अक्सर क्या होता है कि उस परिस्थिति में बॉलिंग करने वाला जो कप्तान होता है, किसी बैट्समैन को जो बॉलर वगैरह नहीं है, दे देता है कि जाओ भाई, जो एक ओवर क्यों जाओ, एक आध बॉल में मैच खत्म कराओ, खत्म करो, वापस चला जाए, जब हार ही गए तो वो स्थिति बिहार की राजनीति में आ गई है। औपचारिकता शेष है। देखिए, इस औपचारिकता को पितृपक्ष खत्म होते होते कब निभा दिया जाता है, ये देखना दिलचस्प है। लेकिन बिहार की राजनीति में अब साफ दिखाई दे रहा है कि सिर्फ और सिर्फ, ऋषि जी यदि मैं गलत नहीं हूँ, यदि मैं गलत हूँ तो हमारी बात की आप वो कर सकते हैं, आप अपनी राय रख सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है जो बात आपने बताई हमारे दर्शकों को, कि सिर्फ औपचारिकता निभाई जानी शेष रह गई है। एम आई राइट? क्या ऋषि जी बताइए? जी जी, सही, ठीक है। चलिए, तो इसी नोट पर इस कार्यक्रम को हम खत्म करते हैं। और देखिए, हम भी औपचारिकता निभा रहे हैं कार्यक्रम खत्म करने की, क्योंकि एक बिहार की राजनीति ऐसे दौर में है कि हमारा कार्यक्रम जो है यूं ही चलता रहेगा। बिहार की राजनीति की में दिलचस्पी बनी रहेगी लोगों की, और ये और दिलचस्पी तक। आपके कार्यक्रम को दर्शक दिल खोल के देखते हैं, दिल खोल नहीं के नहीं पसंद करते हैं और आशीर्वाद नहीं, देते दर्शक पसंद करते हैं, दर्शक आलोचना करते हैं, दोनों उनका अधिकार है। यही हैं। हमारी जी, पूंजी है, यही हमारी विश्वसनीयता है। और इसी विश्वसनीयता के बूते और ऋषि मिश्रा जी के अनुभव और इनके इनपुट्स के, इनके सूत्रों के हवाले से मिल रही खबरों के बूते हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि औपचारिकता निभाई जानी शेष रह गई है। इंतजार कीजिए किस दिन औपचारिकता निभाई जाती है। ऋषि जी, आप आज का कार्यक्रम के लिए बेहद महत्वपूर्ण मौके पे कई सारे चैनलों पर आप बैठे हुए थे, बीच में आपने समय निकाला, तमाम गोदी चैनलों को दरकिनार करके न्यूज लॉन्चर के कमिटमेंट के लिए आज आपने समय निकाला इतने बड़े दिन, इसके लिए आपको अलग से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।